रस की कक्षा में 10वीं के छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। पिछले दिनों उन्होंने रस के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा की थी कि वास्तव में रस कहने से क्या बोध होता है, क्या है रस। संक्षिप्त में हम लोगों ने चर्चा की थी। देखिए, पहला ही प्रश्न अगर आप अपने अभ्यास पुस्तिका में भी देखेंगे तो मिलेगा आपको, किताब में भी, व्याकरण की, रस क्या है। तो पहले मैं थोड़ी सी किताब की आपकी परिभाषा बता दे रहा हूँ आप लोगों को, फिर हम लोग इसमें चर्चा आगे बढ़ाएंगे। क्या कह रहे हैं, आपकी परिभाषिक शब्दावली क्या है किताब की, कि किसी भी भाषा के साहित्य में रस के बिना काव्य की सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। इन इस पंक्ति को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं अगर व्याकरणिक दृष्टिकोण से देखा जाए, मैं व्याकरणिक दृष्टिकोण से बार बार कह रहा हूं, इस सब पे ध्यान दीजिएगा, व्याकरणिक दृष्टिकोण से, कि इसका संबंध काव्य से माना गया है। तो आप लोगों को लगता है क्या कि इसका संबंध सिर्फ काव्य से ही है? यानी जिस समय रस की उत्पत्ति हुई थी तो उन्होंने पढ़ा था कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में पहला उल्लेख इसका मिलता है। लेकिन सामान्यतः इसका संबंध जो है प्रारंभिक दिनों में, बाद में तो इसका अर्थ व्यापक हो गया, विशाल फलक पे इसका प्रयोग होने लगा। इसका संदर्भ था काव्य से। भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने काव्य में रस की अनिवार्यता को समझा और स्पष्ट रूप से कहा। यहाँ पे स्पष्ट लिख रहे हैं कि भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने काव्य में रस की अनिवार्यता को समझा और स्पष्ट रूप से कहा भी। यानी काव्य का इसे एक महत्वपूर्ण अंग माना गया। पंडित राज विश्वनाथ महापात्र के अनुसार, देखिए कुछ लोगों का यहाँ पे, कुछ लोगों का उल्लेख भी किया गया है, तो उसमें एक नाम है पंडित राज विश्वनाथ महापात्र के अनुसार सरस अथवा रस युक्त वाक्य समूह को काव्य कहते हैं। उनका क्या कहना था कि सरस अथवा रस युक्त, माने जो रस के साथ हो, सरस या रस युक्त, यानी काव्य की वो पंक्तियां जिनमें रस हो, रस से संबंधित हो पंक्तियां, या वैसा वाक्य का समूह को काव्य कहते हैं। यानी यहाँ पे स्पष्ट कर दिया उन्होंने। देखिए, काव्य लेखन के भी कई विधि होते हैं। मुक्तक काव्य होता है, प्रबंध काव्य होता है। इसके अलावा भी देखिए, अगर कविता के संदर्भ में ही आ जाता है, गजल भी आ जाता है, शायरी भी आती है, तो क्या इस सब में रस नहीं होता? सब में रस होता है। तो क्या क्या था कहना, वाक्यम रसात्मक काव्य, कि रस से युक्त वाक्य जिसका संबंध काव्य से है वही रस है। या इसको दूसरे संदर्भ में कह सकते हैं, वाक्यम रसात्मक काव्य, कि जो वाक्य रस से युक्त है वह काव्य से उनका संबंध होता है, या काव्य से संबंध रखने वाले जो वाक्य है जिनमें रस होता है, इस संदर्भ में इसे हम देख सकते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि रस को काव्य की क्या कहते हैं, तो रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। देखिए, जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं तो उस कविता में कोई ना कोई भाव होता है। कवि जो है या कवित्री जो भी है, उस कविता के माध्यम से कुछ न कुछ पाठक वर्ग के सामने अभिव्यक्त करना चाहते हैं या चाहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि रस को काव्य की आत्मा माना गया है, किंतु यह रस साधारण अर्थों में प्रयुक्त रस शब्द से भिन्न है। स्पष्ट हो गया है कि काव्य में जिस रस शब्द का प्रयोग होता है वह सामान्य अर्थों में जो हम रस देखते हैं उससे लेकिन अलग होता है, थोड़ा सा भिन्न होता है। तो याद कीजिए, मैं कक्षा शुरू करने के कुछ समय पश्चात ही कहा था कि रस जो है व्यापक फलक में, यानी इसका प्रयोग जो होता है अनेक बड़े पैमाने पर किया जाता है, या अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। यहाँ पे एक चीज स्पष्ट हो गई, काव्य में जो रस का प्रयोग होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, भिन्न होता है। जब हम अपने किसी संबंधी या परिचित के सुख दुख में सुखी या दुखी होते हैं तो यह लौकिक अनुभूति है। जब हम किसी को सुखी देखते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं, जब दुखी देखते हैं तो दुख का अनुभव करते हैं, यह है लौकिक अनुभूति। किंतु यदि हम
मनुष्य मात्र के सुख दुख में सुखी दुखी होते हैं तो यह व्यक्तिगत संकीर्णता से ऊपर उठ जाता है। लेकिन जब यही क्या होता है कि जब इसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है, शब्दों पे ध्यान दीजिए, यदि हम मनुष्य मात्र के सुख दुख, यानी यहाँ सिर्फ सगे संबंधी रिश्तेदारों की बात नहीं है, किसी भी मनुष्य के सुख दुख की बात हो रही है। तो जब दुखी होते तो यह व्यक्तिगत संकीर्णता से ऊपर उठ जाता है, मतलब तब वहां भी व्यक्तिगत संकीर्णता नहीं रह जाती, हम एक निश्चित दायरे में बंधे नहीं रह जाते। आचार्य शुक्ल के शब्दों में यही हृदय की मुक्तावस्था है और रामचंद्र शुक्ल ने इसी को हृदय की मुक्तावस्था कही है। माने यहाँ पे हृदय क्या है, मुक्त हो गया है, किसी संकीर्ण बंधनों में एक निश्चित दायरे में बंधा हुआ नहीं रह गया। काव्य से भावों का संस्कार होता है। जब साहित्य को पढ़कर मनुष्य अपनी निजी सत्ता को भूल जाए और कविता में व्यक्त भावों से तादात्म्य स्थापित कर ले, मतलब उससे एक संबंध, तादात्म्य माने संबंध स्थापित कर, उसके साथ कविता के अर्थों के साथ, कविता के भावों के साथ जब उसका एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाए, तो इस प्रक्रिया में हमारे मन के अस्थायी भाव रस में परिणत हो जाते हैं। तो ही जो हमारे मन में जो अस्थायी भाव, जिसमें मैंने कहा था कि अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि अस्थायी भाव क्या है, कितनी उनकी संख्या है, तो बोले वही जो अस्थायी भाव है वो क्या होते हैं, रस के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। इस प्रकार काव्य से प्राप्त होने वाला आनंद जीवनानुभवों से प्राप्त होने वाले आनंद से भिन्न न होने पर भी, देखिए एक कविता का आनंद हो गया और एक जीवन का अनुभव का आनंद हो गया, उच्चतर स्तर को प्राप्त कर लेता है। अंतर केवल यही है कि काव्य का आनंद व्यक्तिगत जो संकीर्णता होती है उससे मुक्त होता है, यानी आजाद होता है, स्वतंत्र होता है। इस प्रकार काव्य पढ़ने या नाटक देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद होता है उसे कहा गया है रस। यानी काव्य पढ़ने या नाटक देखने से जो एक विशेष प्रकार का जो अनुभूति करते हैं, अनुभव करते हैं, उसे हम रस करते हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि के अनुसार विभावानुभव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति, जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था, अर्थात विभाव अनुभव व्यभिचारी, व्यभिचारी को संचारी भाव भी कहते हैं। पिछली कक्षा में मैंने बताया था आप लोगों को कि संयोग से पुष्ट होकर अस्थायी भाव रस की स्थिति को प्राप्त करता है। सबसे अस्थायी भाव जो है रस की स्थिति को प्राप्त करता है। तो देखिए रस के अवयव के बारे में आज मैं बता दे रहा हूँ, फिर अगली कक्षा में हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रस के अवयव क्या क्या है वो आप देख लीजिए संक्षिप्त। एक है अस्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभव, और चौथा है क्या होता है, व्यभिचारी अथवा संचारी भाव। ये रस के प्रमुख अवयव। तो विभाव अनुभव और व्यभिचारी अथवा संचारी भाव के बारे में हम लोगों ने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी देखा था। और आज जो अंतिम पंक्ति हम लोगों ने पढ़ी, क्या पढ़ी अंतिम पंक्ति, किस यही सभी भाव मिलकर क्या करते हैं, जब पुष्ट होकर अस्थायी भाव रस की स्थिति को प्राप्त करता है, यानी जब रस की स्थिति को प्राप्त करता है माने रस जब अभिव्यक्त हो जाता है, यानी ये सभी भावनाएं क्या हमारे मन के भीतर ही होती हैं। जो स्थितियां या परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होती हैं और अभिव्यक्त होती हैं। जब अभिव्यक्त होती हैं तब जाकर रस होता है। तो अगली कक्षा में हम लोग अस्थायी भाव पर चर्चा करेंगे। उसके बाद एक एक करके जो भी रस के अवयव हैं उन सभी अवयवों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।